हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। देखिए बच्चों, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को समझने से पहले हम एफिनिटी वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। एफिनिटी वर्ड का मतलब होता है रिलेशनशिप। जैसे मान लीजिए कोई एंजाइम है, एक एंजाइम की अपने सबस्ट्रेट के साथ कुछ रिलेशनशिप होती है। वो क्या रिलेशनशिप है कि एक एंजाइम है, उस एंजाइम पे एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही बाइंड कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है। मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे में जैसे फंस जाता है, तो इसीलिए वो एंजाइम उस एक पर्टिकुलर एंजाइम पे एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही बाइंड कर सकता है। ठीक इसी तरीके की स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी जो होती है वो एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में ही होती है। मतलब एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो है उस पर पर्टिकुलर एंटीजन ही बाइंड होता है। तो इसी चीज़ को, इसी प्रॉपर्टी को यहाँ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में यूटिलाइज किया गया है। मतलब अगर हमें किसी सल्यूट को अलग करना है किसी मिक्सचर में से, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक रिसेप्टर ले लेते हैं और उस रिसेप्टर को हम किसी मैट्रिक्स पे बाइंड करा देते हैं। तो क्या होता है, उसके बाद जब हम उस मिक्सचर को पास कराते हैं तो रिसेप्टर पे वही सॉल्यूट बाइंड करता है जिसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है उस रिसेप्टर से। तो आइए देखते हैं क्या होता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। इसकी हिस्ट्री पे थोड़ा सा देखते हैं और इसमें जनरल टर्म्स जो हैं उसको हम देखते हैं। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे A.W. टिसेलियस। इन्होंने 1930s के टाइम पे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का डिस्कवरी किया था। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला इस टेक्निक की डिस्कवरी के लिए 1948 में। जब इन्होंने इस क्रोमेटोग्राफी का डिस्कवरी किया तो क्या हुआ कि इन्होंने केवल एंजाइम की स्टडी के लिए इसका यूज़ किया। तो सबसे पहले ये जो यूज़ की गई टेक्निक, ये एंजाइम की स्टडी के लिए की गई। लेकिन आजकल ये टेक्निक न्यूक्लिक एसिड के लिए, एंटीबॉडीज़ के लिए, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के लिए, और अगर कोई होल सेल फ्रेगमेंट भी है इवन, तो उसके आइसोलेशन के लिए या उसके प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होती है। इसमें क्या होता है कि सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जैसा कि मैंने पहले बताया, जिसे कि हमें प्यूरिफाई करना है, उसमें एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए कि वो रिवर्सिबल बाइंडिंग हो उसकी किसी लीगेंड के साथ। मतलब लीगेंड वो चीज़ जिसको हमें बाइंड कराना है, तो क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल बाइंडिंग होनी चाहिए यहाँ पे लीगेंड और जिस सब्सटेंस को प्यूरिफाई करना है या रिसेप्टर के बीच में। इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं, किसी रिसेप्टर पे किसी लीगेंड को अगर हमें प्यूरिफाई करना है तो उसकी बाइंडिंग करा सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, ये बाइंडिंग रिवर्सिबल होनी चाहिए। रिवर्सिबल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब हमें एल्यूशन करना हो या उसको कॉलम से बाहर करना हो, तो उन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो और सल्यूट या रिसेप्टर जो है वो बाहर। अब मान लीजिए कि कोई मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक, जिसको हम M से डिनोट कर रहे हैं। अब इस मैक्रो मॉलिक्यूल को किसी लीगेंड से अटैच कराना है, तो इन दोनों के बीच में जो बाइंडिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, रिवर्सिबल बाइंडिंग होनी चाहिए। तो ये जो है, ये रिवर्सिबल बाइंडिंग के लिए ये इक्वेशन है। और ML यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल और लीगेंड का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में बाइंडिंग शो कर सकते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी, कभी हमें अगर एंटीजन को प्यूरिफाई करना हो तो हम एंटीबॉडी को रिसेप्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें कभी एंटीबॉडी को प्यूरिफाई करना हो तो हम इसका उल्टा कर सकते हैं कि एंटीजन को एक रिसेप्टर की तरह ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो गई कि सबस्ट्रेट और एंजाइम, इन चीज़ों में भी आपस में बाइंडिंग होती है। DNA और हिस्टोन, हिस्टोन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हिस्टोन क्या होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जो DNA बाइंडिंग प्रोटीन होती है। तो DNA और हिस्टोन के बीच में भी बाइंडिंग होती है। फिर क्या होता है, हार्मोन, हार्मोन पे भी कुछ जो है बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं या रिसेप्टर्स होते हैं। तो हार्मोन और उनके बाइंडिंग प्रोटीन के बीच में भी बॉन्डिंग हो सकती है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है। तो इन सारों को हम जो है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से प्यूरिफाई कर सकते हैं या आइसोलेट कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में तीन चीज़ें होती हैं। एक चीज़ क्या होती है, वो होती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वो जगह होती है जहाँ पे हमें लिगैंड का अटैचमेंट करना होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स एक हो गई, एक मैट्रिक्स हो गई जिसपे हमें लिगैंड का अटैचमेंट करना होता है। दूसरी होती है स्पेसर आर्म। ये क्या होती है, मैट्रिक्स और लिगैंड के बीच की
जगह होती है, इसको क्या है कि मैट्रिक्स से डायरेक्ट लिगेंड को क्योंकि बाइंड नहीं कर सकते, तो ये एक सपोर्ट टाइप का प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ हो गई स्पेसर आर्म। और देखिए तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ होती है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जो रिवर्सिबल बाइंडिंग करता है टारगेट मॉलिक्यूल से। यानी कि लिगेंड बाइंड करता है किससे, रिसेप्टर से, या जिस चीज़ को हमें प्यूरिफाई करना है उससे ये मॉलिक्यूल जाके बाइंडिंग करता है। मिक्सचर में जो कंपाउंड होंगे या जो सॉल्यूट होंगे वो आके इसी लिगेंड से बाइंड हो जाएंगे और यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। बाद में हम इन्हीं मॉलिक्यूल्स को प्यूरिफाई करेंगे और मतलब कि इनको हम एल्यूट करेंगे। तो देखिए क्या प्रोसीजर होता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का, कैसे हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है इक्विलिब्रेशन ऑफ कॉलम। इक्विलिब्रेशन ऑफ कॉलम का क्या मतलब है कि वो सॉल्वेंट जिसमें हमें एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को रन कराना है, पहले हम ब्लैंक उसी सॉल्वेंट को रन कराते हैं। मतलब कि हम इसमें कोई भी सोल्यूट अभी ऐड नहीं करेंगे, या वो मिक्सचर जिसे हमें प्यूरिफाई करना है हम इसे ऐड नहीं करेंगे और केवल सॉल्वेंट से ही कॉलम को रन कराएंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, हाइड्रेट करने के लिए कॉलम को। हाइड्रेट करने का मतलब ये है कॉलम को गीला करना, यानी कि कॉलम में जो सॉल्वेंट पहुंच रहा है या सॉल्वेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं पे अगर मान लीजिए सूखा रह गया कॉलम, तो प्रोटीन या मिक्सचर जो हमें चलाना है वो पूरी तरीके से नीचे तक नहीं आ पाएगा या उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड जो भी चीज़ है तो वो ड्राई कॉलम में डिग्रेड हो सकती है या डीनेचर हो सकती है। इसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है सैंपल इंजेक्शन। सैंपल इंजेक्शन का मतलब जिस मिक्सचर को हमें प्यूरिफाई करना है उसको हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के कॉलम में डाल देंगे या इंजेक्ट कर देंगे। अब देखिए जब हम मिक्सचर को डालेंगे तो क्या होगा, ओनली दो सब्सटेंस विथ एफिनिटी फॉर द लिगेंड आर रिटेन्ड ऑन द कॉलम। मतलब वो सब्सटेंस जिनकी एफिनिटी है लिगेंड से, केवल वही वही कॉलम में रह जाएंगे। मतलब मैट्रिक्स से क्या था, मैंने बताया था लीगेंड बाउंड था। अब लीगेंड से क्या होगा, जो भी कंपाउंड बाउंड होगा या रिसेप्टर जो बाउंड होगा वही केवल जो है एक तरीके से मैट्रिक्स से बाउंड होगा, तो वही कॉलम में रह सकता है। और बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब जो बाइंड नहीं होंगे वो बाहर ही रह जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, वो कॉलम में रह जाएंगे और अगले स्टेप में क्या होगा, वॉशिंग होगा। तो क्या होगा, जो सब्सटेंस बाइंड नहीं किए या जिनकी एफिनिटी कॉलम में नहीं थी वो क्या होंगे, वो वाश्ड ऑफ हो जाएंगे। तो अब कॉलम में क्या रह गया, वॉशिंग के बाद केवल हमारे कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट या सॉल्यूट जिनमें हमें इंटरेस्ट था, जिन्हें हमें प्यूरिफाई करना था या जिन्हें हमें मिक्सचर में से रिकवर करना था, अब केवल वही वही कॉलम में बाइंड रहेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप होगा एल्यूशन का। एल्यूशन का मतलब वो स्टेप जिसमें कि हम अपने इंटरेस्ट वाले मॉलिक्यूल को बाहर करेंगे या सॉल्यूट को बाहर करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, हम पीएच का चेंज करेंगे, या अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन को वेरी कराएंगे। तो इससे क्या होगा, जो लिगेंड और रिसेप्टर मैट्रिक्स में जिनका बॉन्ड बना हुआ था तो वो बॉन्ड अब ब्रेक हो जाएगा, और सल्यूट जो बाइंडेड था या जिसकी एफिनिटी थी वो अब कम हो जाएगी एफिनिटी, और क्या होगा, वो सल्यूट बाहर आ जाएगा। देखिए ये फिगर दिखाया गया है, ये फिगर ऑटोमेटेड इम्यूनो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का है। ऑटोमेटेड का मतलब ये है कि ये मशीन पे रन कर रहा है, ये कोई ऐसे कॉलम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंटीजन को प्यूरिफाई करने का मेथड है। यहाँ पे एंटीजन को, एक एंटीजन है उसको प्यूरिफाई करना है हमको। तो एंटीजन को अगर हमें प्यूरिफाई करना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा, एंटीबॉडी चाहिए होगा। एंटीबॉडी को हम लिगेंड की तरह यूज़ करेंगे। तो एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीजन से बाइंड कर जाएगा, वही लॉक एंड की से या एफिनिटी से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स पे क्या है, ये स्पेसर आर्म है, यहाँ पे ये स्पेसर आर्म है, और ये क्या है, इमोबिलाइज्ड एंटीबॉडी है, ये वाई शेप्ड एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी क्या है, पहले मैट्रिक्स पे अटैच है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद क्या है कि अब ये स्टेप्स पे आते हैं। तो स्टेप्स क्या हो गए कि हमने सैंपल को पहले हमने कॉलम को इक्विलिब्रेट कराया होगा, अब हम सैंपल को लोड कर रहे हैं। तो इस सैंपल में देखिए अलग अलग तरीके के सॉल्यूट्स हैं या अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स हैं। एंटीजन क्या होगा, एंटीजन भी एक तरीके का प्रोटीन ही होगा।
उसके बाद क्या हुआ, जब हमने लोड किया और ये रन किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि देखिए कुछ ये रेड कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी एफिनिटी इस एंटीबॉडी से थी, तो ये क्या हुए, ये बाइंड हो गए, ये यहाँ पे बाइंड हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि जो बाकी के थे, जो बाइंड नहीं हुए, वो क्या हुआ, वो वाशिंग में बाहर हो गए। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये ग्राफ आया यहाँ पे। तो ये ग्राफ क्यों आया, क्योंकि ये सारे जो थे ये आउट हो गए कॉलम से, मतलब कि ये निकल गए। तो यहाँ पे भी एक पीक आई, मतलब कि इस पीक ने क्या दिखाया कि यहाँ पे भी कुछ निकला। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमने, अब हमको क्या हुआ कि ये वाले जो बाइंडेड थे, जो बाइंडेड थे रेड कलर वाले, इनको भी हमें एल्यूट आउट करना है, मतलब ये हमारे इंटरेस्ट के एंटीजन थे। जब हमें इन्हें बाहर करना है तो हम क्या करेंगे, पीएच को वेरी कराएंगे, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके कंसंट्रेशन को वेरी कराएंगे। वेरी कराने का मतलब घटाएंगे या बढ़ाएंगे। तो जब हमने ऐसा किया तो हमारे टारगेट कंपाउंड भी बाहर आ गए, क्योंकि उनका बॉन्ड ब्रेक कर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे भी एक पीक आई, ये एक पीक जो है यहाँ पे भी आई, दूसरी वाली पीक। अब देखिए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। तो इसका यूज़ जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज़ कहाँ पे होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए को अगर किसी मिक्सचर में से हमें आइसोलेट करना है या प्यूरिफाई करना है तो उस काम में ये काम आती है। डीएनए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी या आरएनए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी नाम से होती है ये। उसके बाद वैक्सीन प्रोडक्शन, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में जो वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी इसका यूज़ होता है। तो वो कैसे होता है, जैसे हमने ये पढ़ा हुआ है कि ब्लड सीरम में सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो अगर ब्लड सीरम है उसमें से हमें कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडी को प्यूरिफाई करना है तो उसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब एंटीबॉडी प्यूरिफिकेशन फ्रॉम ब्लड सीरम। और ये मेटाबॉलिक रिसर्च में भी काम आता है। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें जो मेटाबोलाइट्स होती हैं, तो उनको भी अगर हमें प्यूरिफाई करना है सेल एक्सट्रैक्ट्स में से, यानी कि सेल को अगर हम लाइसिस करने के बाद जो मिक्सचर बनता है उसमें से अगर हमें किसी प्रोटीन या एंजाइम को प्यूरिफाई करना है तो उसके लिए भी हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है।